हेलो स्टूडेंट्स, अभी जो हम शुरू कर रहे हैं ये हमारा प्लस वन का फर्स्ट चैप्टर है। प्लस वन का फर्स्ट चैप्टर अभी तक मैंने आपको मैथमेटिकल टूल्स कराया है, वो हमारा जीरो चैप्टर है। ये हमारा हम आज से प्लस वन क्लास का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर के अंदर 4 पार्ट्स है, तो फर्स्ट चैप्टर कंटेन्स 4 पार्ट्स और उन 4 पार्ट्स में से सबसे पहला पार्ट दैट इज सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। तो बच्चे हम अभी अपना सिस्टम ऑफ यूनिट्स स्टार्ट कर रहे हैं। आपके पास बहुत सारा टाइम है इन चीजों के लिए, पढ़ने के लिए भी और बाकी सभी आप जो अपनी एक्टिविटीज करना चाहते हैं उनके लिए भी। बट ऐसा हम देख रहे हैं कि आप लोग वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड नहीं है, आप लोग बहुत कम व्यूज हमें मिल रहे हैं। आप लोग कोशिश कीजिए कि आप अपने बाकी सब चीजों के साथ साथ अपनी स्टडीज को भी कंटिन्यू लेके चले, पैरेलल लेके चले। अदरवाइज जब स्कूल खुलेगा तो एक ह्यूज सिलेबस आपके सामने खड़ा होगा एंड अगर आप लोग प्रॉपरली काम नहीं करेंगे देन वो आपके लिए कंट्रोल करना इम्पॉसिबल सा हो जाएगा। स्कूल खुलते ही आपके यूटी शुरू हो जाएंगे। आपके यूटीज में अगर आपके मार्क्स नहीं आएंगे तो फैमिली में प्रॉब्लम आएगी, आप लोगों को दिक्कत आएगी। आप लोगों के पास बहुत सारा टाइम है, आप उसको अच्छे से यूटिलाइज करें, अपना इस काम को भी साथ साथ करते रहें। पढ़ाई आपके लिए मस्ट है। मेरे पास अभी यहां पर सबसे पहले शुरू करने के लिए जो टॉपिक है दिस इज नीड फॉर मेजरमेंट। फिजिक्स के अंदर सबसे पहला टॉपिक हमारे पास आया है नीड फॉर मेजरमेंट। मेजरमेंट की जरूरत क्यों है, माप तोल की जरूरत क्यों है। फिजिक्स को हम साइंस ऑफ मेजरमेंट बोलते हैं कि फिजिक्स माप तोल की साइंस है। फिजिक्स में माप तोल ज्यादा होता है, फिजिक्स में मैथमेटिकल कैलकुलेशन ज्यादा होती है। तो बच्चे अभी मैं आपको यहां पर समझाने जा रहा हूं आज आपके प्लस वन क्लास का सबसे पहला टॉपिक, और प्लस वन क्लास के सबसे पहले टॉपिक का नाम है दिस इज नीड फॉर मेजरमेंट। फिजिक्स में मेजरमेंट की जरूरत क्यों है। आप प्लीज एक बार देख लें कि आपको यहां से साफ साफ दिखाई दे रहा है या नहीं। आप यहां से देखें कि आपको यहां से ये जो वर्ड्स लिख रखे हैं ये आपको प्रॉपरली विजिबल है या नहीं है। सो अब यहां पर हमारे पास पहला टॉपिक हमारा आता है दिस इज नीड फॉर मेजरमेंट। हम मेजरमेंट की जरूरत क्यों है, मेजरमेंट की हमें फिजिक्स के अंदर रिक्वायरमेंट क्यों है, हम इसके अंदर अब हमारा यहां पर टॉपिक डिस्कस करेंगे। दिस इज नीड फॉर मेजरमेंट। देखिए सबसे पहले फिजिक्स के अंदर मेजरमेंट की जरूरत क्यों है, इसका सबसे पहला एग्जांपल मैं आपको इस चीज से दूंगा। फिजिक्स की डेफिनेशन में बहुत कुछ छुपा हुआ है। फिजिक्स की डेफिनेशन से ही आपको पता चलेगा व्हाई वी हैव नीड फॉर मेजरमेंट। हमें मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट क्यों है, ये हमें फिजिक्स की डेफिनेशन से ही पता चल जाएगा। सो आप इसको ध्यान से सुनिए, इसको प्रॉपर समझने की कोशिश कीजिए कि फिजिक्स के अंदर हमें मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट क्यों है। फिजिक्स की डेफिनेशन समझिए पहले क्या है। फिजिक्स की डेफिनेशन है फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। फिजिक्स साइंस की ब्रांच है और फिजिक्स साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम नेचर के बारे में और नेचुरल फिनोमिनास के बारे में स्टडी करते हैं। तो फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिनास। आई रिपीट, फिजिक्स साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम नेचर के बारे में बात करते हैं और नेचुरल फिनोमिनास के बारे में बात करते हैं। और अगर कभी कोई नेचुरल फिनोमिना हो जाए तो क्या होगा। मान लीजिए यहां पर हम लोगों ने एक पेड़ कंसीडर कर लिया, ये हमारे पास एक पेड़ है। इस पेड़ से एक फ्रूट पका और पकने के बाद वो फ्रूट यहां पर नीचे गिरा। अब मुझे सिर्फ आप इतना बताइए कि जो ये फ्रूट यहां पकने के बाद नीचे गिरा है, तो पेड़ से फ्रूट का गिरना एक नेचुरल फिनोमिना है या अननेचुरल फिनोमिना है, सोच के बताइए। पेड़ से फ्रूट हमेशा नीचे ही गिरता है,
कोई फ्रूट ऐसा नहीं होता जो पेड़ से गिरने के बाद ऊपर चला जाए, हर एक फ्रूट नीचे ही आता है और नेचुरली ऐसा होता है। तो पेड़ से फ्रूट का गिरना इज ए नेचुरल फिनोमिना, और अगर ये नेचुरल फिनोमिना हमारे पास हो जाए तो इस नेचुरल फिनोमिना से हमें कुछ क्वेश्चंस डेवलप होते हैं, हमारे कुछ क्वेश्चंस यहां से बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये आया कि ये फ्रूट नीचे ही क्यों गिरा, पहले तो ये बताइए। तो जो ये फ्रूट नीचे गिरा है, इस फ्रूट के नीचे गिरने का कारण क्या है? तो पहला क्वेश्चन आया कि व्हाई ये फ्रूट नीचे ही क्यों गिरा। दूसरा क्वेश्चन यहां पर आता है कि जब ये फ्रूट नीचे गिरता है तो फ्रूट नीचे गिरने में कितना टाइम लेता है, ये दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन ये है कि जब ये फ्रूट नीचे गिरता है तो फ्रूट नीचे गिरते हुए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ये एक क्वेश्चन आपके पास आया। फोर्थ क्वेश्चन ये है कि इस फ्रूट का मास कितना है, तो ये लीजिए, ये एक क्वेश्चन आपके पास यहां पर आ गया कि फ्रूट का मास कितना है। तो कुछ बातें आपके पास यहां पर आ चुकी हैं। पहली बात, फ्रूट नीचे क्यों गिरा। दूसरा क्वेश्चन, फ्रूट ने नीचे आने में टाइम कितना लिया। तीसरा क्वेश्चन, फ्रूट ने नीचे आने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। फोर्थ क्वेश्चन, फ्रूट का मास कितना है। अब एक बात बताइए, पहला क्वेश्चन कि फ्रूट नीचे क्यों आया, इसका आंसर आपको भी पता है, बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से अर्थ हर एक चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो आप क्या कहोगे, बिकॉज ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ अट्रैक्ट्स एवरीथिंग टुवर्ड्स इटसेल्फ। अर्थ हर एक चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, इस वजह से ये वाला फ्रूट नीचे आया है। अब मुझे दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपसे चाहिए, सोच के बताओ, इस फ्रूट ने नीचे आने में कितना टाइम लिया। तो जो टाइम है वो तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, और टाइम को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास कोई ऐसी चीज होगी ना जिससे आपको टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन, फ्रूट ने नीचे आने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो फ्रूट को नीचे आने में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा फ्रूट, वो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए भी आपके पास कोई डिवाइस होना चाहिए। उसके बाद फ्रूट का मास कितना है, तो फ्रूट का मास कैलकुलेट करने के लिए भी आपके पास कोई डिवाइस होना चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि ये एक नेचुरल फिनोमिना हुआ। इस नेचुरल फिनोमिना में 4 क्वेश्चन अराइज हुए। 4 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन का आंसर फिजिक्स के पास है कि ये फ्रूट नीचे क्यों गिरा, सिर्फ इसका आंसर फिजिक्स के पास है। बाकी 3 क्वेश्चंस का आंसर फिजिक्स के पास तो है, लेकिन वो सारे आंसर हम कैलकुलेशन से निकाल सकते हैं, यानी कि वो सारी कैलकुलेशन है, यानी कि वो सारी मेजरमेंट है। तो इसीलिए किसी भी नेचुरल फिनोमिना में मेजरमेंट का बहुत ज्यादा रोल है, और आप देख सकते हैं कितना रोल है। इसमें 4 पॉइंट आए हैं, 4 पॉइंट में से सिर्फ एक पॉइंट हम लोग फिजिक्स की मदद से निकालेंगे, बाकी तीनों पॉइंट्स हम कैलकुलेट करेंगे, यानी कि मेजरमेंट करेंगे, यानी कि कैलकुलेशन करेंगे। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि फिजिक्स इज ए साइंस ऑफ मेजरमेंट। फिजिक्स मेजरमेंट का साइंस है, फिजिक्स में हम मेजरमेंट करते ही करते हैं। एक बात जो मैंने बताई है उसको दोबारा से समझने की कोशिश कीजिए। मेरा क्वेश्चन आपके पास आया है, व्हाई फिजिक्स इज नोन एज साइंस ऑफ मेजरमेंट। फिजिक्स को हम साइंस ऑफ मेजरमेंट क्यों बोलते हैं? व्हाई देयर इज नीड ऑफ मेजरमेंट इन द फिजिक्स। फिजिक्स में मेजरमेंट की नीड क्यों है, फिजिक्स में मेजरमेंट की जरूरत क्यों है? मैंने आपके लिए इसका आंसर तैयार किया। मैंने आपको बताया, क्या बताया? मैंने कहा कि फिजिक्स की डेफिनेशन में सब कुछ छुपा हुआ है। फिजिक्स साइंस की ब्रांच है, और फिजिक्स साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम नेचर के बारे में बात करते हैं, नेचुरल फिनोमिनास के बारे में बात करते हैं। और नेचर और नेचुरल फिनोमिनास में अगर कहीं पर कोई नेचुरल फिनोमिना हो गया, मान लीजिए एक पेड़ से फ्रूट नीचे गिरा है, तो पेड़ से जब फ्रूट नीचे गिरा है तो पेड़ से फ्रूट का नीचे गिरना एक नेचुरल फिनोमिना है। और अगर कहीं पर कोई नेचुरल फिनोमिना होगा तो उस नेचुरल फिनोमिना को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करने के लिए हम लोगों को कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट है। पहला क्वेश्चन यहां पर अराइज हुआ कि ये फ्रूट नीचे क्यों गिरा। दूसरा क्वेश्चन आया, फ्रूट ने नीचे आने में टाइम कितना लिया। तीसरा क्वेश्चन आया, फ्रूट ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। फोर्थ क्वेश्चन आया, फ्रूट का खुद का मास क्या है। इन 4 क्वेश्चंस में से फिजिक्स के पास एक क्वेश्चन का आंसर है कि फ्रूट नीचे क्यों आया, बिकॉज ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बाकी 3 क्वेश्चंस का आंसर आपको मेजर करना पड़ता है। यहां से लेकर यहां तक का टाइम मेजर करना पड़ेगा, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा, और फ्रूट का मास मेजर करना पड़ेगा। यानी कि 4 क्वेश्चंस में से 3 क्वेश्चंस के लिए आप 4 क्वेश्चंस में से 3 क्वेश्चंस आपको मेजर करने पड़ेंगे। मेजरमेंट की जरूरत है। दैट्स व्हाई वी कैन नो दैट
Physics is a science of measurement. That's why there is need for measurement. फिजिक्स में मेजरमेंट की नीड होती है, फिजिक्स में मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। अब हम चलते हैं इससे भी आगे। ठीक है, फिजिक्स के अंदर मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट है, हम मेजर करेंगे, हमें मेजरमेंट के बिना काम नहीं बनने वाला। लेकिन ये तो बताइए, फिजिक्स में जो हम मेजरमेंट करेंगे वो मेजरमेंट किस टर्म्स में होगी, वो मेजरमेंट हम कैसे करेंगे, इसके लिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सुनिए, अगर मान लीजिए आपको ये टाइम मेजर करना है, ये डिस्टेंस मेजर करना है, ये मास मेजर करना है। अगर आपको ये मेजर करने हैं, मान लीजिए आपने इनको मेजर किया, और जब आपने इनको मेजर किया तो टाइम की वैल्यू आपके पास आ गई, मान लीजिए 5 सेकेंड, डिस्टेंस की वैल्यू आ गई है 10 मीटर, और मास की वैल्यू आ गई है 2 किलोग्राम। आपके पास ये वाली वैल्यूज आ गई है। अब ये बताइए, जब तक आपके पास ये क्वांटिटीज नहीं है, तब तक आप यहां फिजिक्स की इस नेचुरल फिनोमिना को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसका मतलब इस नेचुरल फिनोमिना को या किसी भी नेचुरल फिनोमिना को प्रॉपरली एक्सप्लेन करने के लिए आपको कुछ क्वांटिटीज की जरूरत होती है, और वो क्वांटिटीज, जिन क्वांटिटीज की मदद से हम फिजिक्स के लॉज को या फिजिक्स के नेचुरल फिनोमिनास को एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो क्वांटिटीज ये रही, और उन क्वांटिटीज को नाम देते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। क्वेश्चन आया, व्हाट डू यू मीन बाय द फिजिकल क्वांटिटीज? फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज की हमारे पास क्या डेफिनेशन आती है? सो दिस इज physical quantities. What are physical quantities? Physical quantities कौन सी क्वांटिटीज हैं, और किन क्वांटिटीज को हम फिजिकल क्वांटिटीज का नाम देते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं, कौन सी क्वांटिटीज? दोज क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ विच, जिन क्वांटिटीज की टर्म्स में, या यूं कह लीजिए विद द हेल्प ऑफ दीज क्वांटिटीज, उन क्वांटिटीज की हेल्प से हम फिजिक्स के लॉज को एक्सप्लेन कर सकते हैं, फिजिक्स के लॉज को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन एक्सप्लेन द लॉज ऑफ फिजिक्स, जिनकी मदद से हम फिजिक्स के लॉज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यू कैन से आल्सो फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज which are helpful to explain the laws of physics. You can also say that physical quantities are those quantities in terms of which the laws of physics can be expressed. फिजिक्स के लॉज को जिन क्वांटिटीज की टर्म्स में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, उन क्वांटिटीज को हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। यू कैन ऑल्सो से दैट, वेरी सिंपल डेफिनेशन, क्या? फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो क्वांटिटीज हेल्पफुल होती हैं फिजिक्स के लॉज को एक्सप्रेस करने के लिए या फिजिक्स के लॉज को एक्सप्लेन करने के लिए। ये सभी की सभी क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटी है। अगर आप इस फ्रूट को नीचे जब ये गिरेगा, इसकी वेलोसिटी निकालें तो वो वेलोसिटी भी फिजिकल क्वांटिटी है। इस फ्रूट का एक्सेलरेशन निकालें, वो भी फिजिकल क्वांटिटी है। इस फ्रूट का मोमेंटम निकालें, वो भी फिजिकल क्वांटिटी है। आप टाइम निकालें, वो भी फिजिकल क्वांटिटी है। डिस्टेंस निकालें, वो भी फिजिकल क्वांटिटी है। मास निकालें, वो भी फिजिकल क्वांटिटी है। तो ऑल दीज आर फिजिकल क्वांटिटीज। आपको फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन मैंने बता दिया कि फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिन क्वांटिटीज की मदद से हम फिजिक्स के लॉज को एक्सप्रेस कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो से दैट फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ विच द लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड। अब हम आगे चलते हैं, अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। नेक्स्ट, फिजिकल क्वांटिटीज के टाइप्स कौन से हैं? Physical quantities are those types, are of two types. Physical quantities हमारे पास two types की होती है। पहली होती है बेसिक और फंडामेंटल।
बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटीज। दूसरी होती है डिराइव्ड क्वांटिटीज। सो फर्स्ट टाइप इज बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटीज, सेकंड इज derived quantities. Now the question arises, what do you mean by the basic quantities or fundamental quantities? सुनिए, पहला क्वेश्चन आया है हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज। देखिए, फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी होती हैं और फंडामेंटल क्वांटिटीज में हम क्या पढ़ते हैं। गौर से सुनिए, मैं आपसे यहीं पर क्लियर कर दूंगा, आप ही डेफिनेशन बता देंगे मुझे कि फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है। समझिए ध्यान से, एक बात बताइए आप, मेरे पास मुझे डेफिनेशन बनानी है फंडामेंटल क्वांटिटीज या फिजिकल क्वांटिटीज की। सोच के बताइए, फंडामेंटल क्वांटिटीज या फिजिकल क्वांटिटीज की डेफिनेशन आपके पास क्या बनेगी। जब ये पेड़ से, इस पेड़ से जब ये फ्रूट नीचे गिरा, तो जैसे ही इस पेड़ से ये फ्रूट नीचे गिरा, तो जैसे ये फ्रूट नीचे गिरा वैसे ही हमें तीन चीजें कैलकुलेट करनी थी। उनमें से पहली चीज, मान लो हमने टाइम कैलकुलेट कर ली और मुझे पता लग गया कि इस फ्रूट को नीचे आने में 5 सेकंड लगे हैं। मुझे किसी ने बता दिया कि फ्रूट को नीचे आने में 5 सेकंड लगे हैं। मुझे इन बाकी दो चीजों का नहीं पता, मुझे इनका नहीं पता। तो एक बात बताइए, अगर आपको यह पता है कि फ्रूट को नीचे आने में 5 सेकंड लगे हैं, तो क्या आप यह पता लगा सकते हैं सिर्फ इस टाइम को पता होने से? क्या आपको यह पता लग जाएगा कि फ्रूट ने नीचे आने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? यानी कि अगर आपको सिर्फ टाइम का पता है, तो क्या आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं? यस और नो? एक बात और, अगर आपको टाइम का पता है, तो क्या आप फ्रूट का मास कैलकुलेट कर सकते हैं? यस और नो? आपका आंसर आएगा नो सर। अगर हमें टाइम पता है तो हम डिस्टेंस और मास कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मुझे आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना हो, आपको डिस्टेंस का पता है, चलो डिस्टेंस बता देता हूं, तो क्या फ्रूट का टाइम पता लगा दोगे नीचे आने में कितना टाइम हुआ? तो क्या फ्रूट का मास पता लगा दोगे? नहीं पता लगाओगे। अगर मैं आपसे पूछता हूं, चलो मैंने आपको डिस्टेंस भी बता दिया, यहां पर डिस्टेंस आपके पास 10 मीटर आ चुका है, आपको दो बातें पता है, अब तो बता दो फ्रूट का मास क्या है। आप कहोगे सर अगर ये दो बातें भी पता है तब भी हम फ्रूट का मास कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसका मतलब इन सभी टर्म्स को आपको अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये सारी की सारी टर्म्स आपको इंडिविजुअल कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। ये टर्म्स एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती। इसका मतलब ये टर्म्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, और वो टर्म्स जो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती, जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती हैं, उन क्वांटिटीज को हम नाम देते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज which are independent to each other. These are independent to each other. ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती। अगर एक का पता हो तो दूसरी कैलकुलेट नहीं कर सकते हम इनमें से। जैसे मास का पता है, अगर फ्रूट का मास पता है तो क्या टाइम पता लगा लोगे? नहीं पता लगाओगे। टाइम अलग से निकालना पड़ेगा, फ्रूट का मास अलग से निकालना पड़ेगा, फ्रूट का डिस्टेंस अलग से निकालना पड़ेगा। ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती हैं। दैट्स व्हाई दीज क्वांटिटीज आर नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती हैं। सच क्वांटिटीज आर नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब देखिए कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। आज के टाइम में हमारे पास वी हैव जस्ट 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। कौन सी? पहली फंडामेंटल क्वांटिटी हमारे पास आती है मास। दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटी हमारे पास आती है लेंथ। तीसरी हमारे पास आती है टाइम। फोर्थ हमारे पास आती है टेम्परेचर। फिफ्थ हमारे पास आती है इलेक्ट्रिक करंट।
सिक्स्थ हमारे पास आती है लुमिनस इंटेंसिटी। सेवंथ हमारे पास आती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। चलिए, फर्स्ट इज मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी एंड नेक्स्ट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। हम इनको पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये फर्स्ट चैप्टर का ए पार्ट हमारे पास इन्हीं 7 क्वांटिटीज को डिटेल में डिस्कस करने का ही है। इसके अलावा हमें इसमें कुछ नहीं करना फर्स्ट चैप्टर के ए पार्ट में। चलिए फिलहाल हम इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। इनको तो डिटेल में करेंगे ही, बट अभी नहीं, अभी थोड़ा रुकते हैं, आगे चलते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज की डेफिनेशन मैंने बता दी। फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती है और इन सभी को अलग अलग ही कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद आती है डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब देखिए डिराइव्ड क्वांटिटीज हमारे पास कौन सी है। What are derived quantities? Derived quantities वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको, इसका उल्टा कर दो, जिनको हम एक दूसरे की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि वो क्वांटिटीज, जो क्वांटिटीज एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं, सच क्वांटिटीज आर नोन एज डिराइव्ड क्वांटिटीज। उन क्वांटिटीज को हम डिराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। जैसे अगर आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो वेलोसिटी को कैलकुलेट करने का आपके पास एक तरीका है। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट मींस लेंथ, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू लेंथ अपॉन टाइम। आपको लेंथ का पता होना चाहिए, यानी कि डिस्टेंस का पता होना चाहिए, और आपको टाइम का पता होना चाहिए, तब जाके आप वेलोसिटी कैलकुलेट कर पाएंगे। यानी कि जो वेलोसिटी है वो तो इन पे डिपेंड करती है। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट पता है, आपको टाइम पता है, तो आप वेलोसिटी कैलकुलेट कर पाएंगे। यानी कि वेलोसिटी डिराइव्ड क्वांटिटी है, वेलोसिटी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी नहीं है, वेलोसिटी किसी पे डिपेंड करती है। दैट्स व्हाई इट इज नेम एज डिराइव्ड क्वांटिटी। उसके बाद हम आगे चलते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, बताइए जो ये फ्रूट नीचे गिरेगा, इस फ्रूट के पास दो चीजें होंगी। फ्रूट के पास मास भी होगा, फ्रूट के पास वेलोसिटी भी होगी। बताओ फ्रूट का मोमेंटम कितना है? तो बताओ फ्रूट का मोमेंटम इज इक्वल टू कितना होता है? बताओ। मोमेंटम को हम T से डिनोट करते हैं और वो होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। वो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। दैट्स व्हाई अगर मोमेंटम निकालना है तो आपको मास और वेलोसिटी पता होने चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि मोमेंटम जो है वो मोमेंटम भी मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। मोमेंटम भी एक डिराइव्ड क्वांटिटी ही है। मैंने आपको यहां पर जो बातें बताई हैं उसको ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। मैं आपको धीरे धीरे थोड़ा सा इसके अंदर थोड़ा इंक्रीमेंट करता रहूंगा, क्योंकि शुरू में आपको ये बहुत मुश्किल लगेगा। मैं आपको धीरे धीरे करके थोड़ा सा आपको ये बताता रहूंगा। मैंने आपको सबसे पहले जो पॉइंट बताया है, दैट इज नीड फॉर मेजरमेंट। मेजरमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है, मैंने ये बताया। मैंने आपको बता दिया कि फिजिक्स की डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम चलें तो फिजिक्स साइंस की ब्रांच है जिसमें हम नेचर के बारे में बात करते हैं, नेचुरल फिनोमिनास के बारे में बात करते हैं। अगर कहीं पर कोई नेचुरल फिनोमिना हो जाए तो उस नेचुरल फिनोमिना को प्रॉपरली एक्सप्लेन करने के लिए हम लोगों को कुछ क्वांटिटीज का सहारा लेना पड़ता है।
इन क्वांटिटीज को में से कुछ क्वांटिटीज को हम फिजिक्स की मदद से निकाल सकते हैं और कुछ क्वांटिटीज हम लोगों को यहां पर डायरेक्ट निकालनी पड़ती हैं। इन क्वांटिटीज के बिना हम इस लॉ को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई हम नाम देते हैं कि यहां पर हमें मेजरमेंट करनी पड़ेगी, इसलिए हम बोलते हैं कि फिजिक्स जो है वो मेजरमेंट की साइंस है। दैट्स व्हाई देयर इज नीड फॉर मेजरमेंट, इसीलिए हमें मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। हम अगर थोड़ा सा और आगे चले तो अगले स्टेप में हमने सीखा कि फिजिक्स में मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट तो है, चलो ठीक है, लेकिन वो मेजरमेंट करती कौन है? फिजिक्स के अंदर मेजरमेंट किस चीज की होती है, किस चीज को मेजर करते हो? हम यहां पर कुछ क्वांटिटीज को मेजर करते हैं और वो क्वांटिटीज हम इसलिए मेजर करते हैं क्योंकि उन क्वांटिटीज के बिना हम फिजिक्स के उस नेचुरल फिनोमिना को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो फिजिक्स के अंदर होने वाले नेचुरल फिनोमिना को प्रॉपर एक्सप्लेन करने के लिए हम लोगों को कुछ क्वांटिटीज का सहारा लेना पड़ता है एंड सच क्वांटिटीज आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज which are used to explain to express the laws of physics। फिजिक्स के लॉज को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोगों को कुछ क्वांटिटीज का सहारा लेना पड़ता है एंड सच क्वांटिटीज आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज। आगे चलिए, फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ टू टाइप्स। फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह की होती है। पहली फिजिकल क्वांटिटी होती है बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटीज। बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज व्हिच आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती। जैसे टाइम का पता हो तो डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। टाइम का पता होने से डिस्टेंस पे कोई एडवांटेज नहीं मिलती है। टाइम अलग निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस अलग निकालना पड़ेगा, मास अलग निकालना पड़ेगा। इन तरह से ये क्वांटिटीज एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती। दैट्स व्हाई दीज आर नेम एज fundamental or basic quantities. We have 7 fundamental or basic quantities. I have told you: mass, length, time, temperature, electric current, luminous intensity, and amount of substance. After that, we have discussed derived quantities. What are derived quantities? Derived quantities वो quantities होती है जो quantities एक दूसरे पे depend करती हैं। वो क्वांटिटी एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट नहीं होती, वो एक दूसरे से डिपेंडेंट होती है। जैसे वेलोसिटी निकालनी है तो वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट और टाइम का पता होना चाहिए। मोमेंटम निकालना है तो मास और वेलोसिटी का पता होना चाहिए। इस तरह से आपको ये इसका फर्स्ट पेज, सिर्फ आज आपको मैंने एक पेज बताया है। मैं धीरे धीरे करके इसको बढ़ाऊंगा क्योंकि अगर एकदम बढ़ाऊंगा तो वो आपको समझ में नहीं आएगा। आप छोटी सी ये वीडियो है, इसी वीडियो को बार बार देखते रहिए ताकि धीरे धीरे करके मैं टाइम पीरियड आपका इंक्रीज करता रहूंगा। ऑल द बेस्ट। आप इसको पढ़िए, नोट्स में से इसको देखिए।